एनआईए ने कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए पाकिस्तान से फंडिंग लेने के मामले में हुर्रियत नेताओं की जांच शुरू कर दी है। हुर्रियत को पत्थरबाजी के लिए हवाला के जरिए हो रही फंडिंग के आरोपों की जांच के लिए एनआईए की 5 सदस्यीय टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। एनआईए ने इस मामले में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, नईम खान, फारूक अहमद डार, गाजी जावेद बाबा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अलगाववादियों ने आरोपों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने जांच का स्वागत किया है। देखिए, एनआईए को क्या करना है, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी सारी पोजीशन यहाँ पर क्लियर की। कहीं ना कहीं ये जो है आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। जब ऐसी स्थिति होती है कि कुछ आतंकवाद से जुड़ा हुआ है और ये जो पैसे हैं आतंकवाद के बढ़ावा के लिए है या उसको प्रोत्साहित करने के लिए है, तब तो एनआईए उसको देखेगा ही। एक और पत्थरबाजी को मिल रही फंडिंग की जांच के लिए एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंची। वहीं रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने के लिए सीमा के पास बनी पोस्ट का जायजा लिया और जवानों से मुलाकात की। We'll go very hard on the militants, particularly the militants who have crossed over from the other side, because they are the ones who are responsible for creating this situation in the state. हुर्रियत नेताओं पर जम्मू कश्मीर में तनाव फैलाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा से पैसे लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि पत्थरबाजी और स्कूलों में आग लगाने के लिए हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि कश्मीर में हिंसा के लिए पाकिस्तान हवाला के जरिए सालाना 100 करोड़ रुपए भेजता है। पिछले दिनों सामने आए एक वीडियो में हुर्रियत नेता नईम खान ने हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की ओर से पैसे मिलने की बात कबूली थी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल पर फिर बड़े आरोप लगाए। कपिल ने दावा किया कि केजरीवाल हवाला के धंधे में शामिल है। कपिल मिश्रा ने मुकेश कुमार नाम के कारोबारी के लेटर हेड दिखाते हुए केजरीवाल पर चंदे के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी लेने का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने सवाल उठाया कि जो कंपनी वैट और टैक्स नहीं देती वो आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए का फंड क्यों देगी। कपिल का दावा है कि ये चंदा एमसीडी चुनाव से एक दिन पहले दिया गया। कपिल ने आरोप लगाया कि ये फर्जी लेटर हेड है क्योंकि चंदा देते वक्त मुकेश कुमार कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे। कपिल के मुताबिक इन्हीं फर्जी लेटर हेड पर 50-50 लाख रुपए के 2 चंदे और लिए गए। कपिल का दावा है कि ऐसी कई फर्जी कंपनियों के लेटर हेड बनाकर आम आदमी पार्टी में भारी भरकम चंदे की एंट्री कराई गई। आने वाले वक्त में वो ऐसे कई और सबूत पेश करेंगे। और चारों तरफ ये दिखाया गया कि 2 करोड़ रुपए जो रात के 12 बजे सन 2014 में आए थे, उसको देने के लिए एक व्यक्ति आ गया और उस व्यक्ति ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देके कहा कि बड़ी अच्छी राजनीति करते हैं, इसीलिए मैंने 2 करोड़ रुपए दान दे दिया आम आदमी पार्टी को। कपिल के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बेबुनियाद करार दिया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कपिल मिश्रा के आरोप नहीं, सबूत हैं। केजरीवाल ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। चंदा लेने की जितनी भी नियम, शर्त और कानून होते हैं, उन नियमों, शर्तों और कानूनों, उन प्रावधानों का पालन करते हुए ये 2 करोड़ का चंदा आम आदमी पार्टी ने लिया था। समय सच्चाई छुप नहीं सकती। केजरीवाल साहब जितनी मर्जी कोशिश करें, जितनी मर्जी शेल कंपनीज के माध्यम से छुपाने की कोशिश करें, जितने मर्जी लोगों को प्रेजेंट करें, पर हकीकत बाहर आएगी और हकीकत अब बाहर आ रही है। वो ये बताएं। कपिल मिश्रा ने आशंका जताई कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर खुलासों के बाद उनकी जान को खतरा है। हवाला का घोटाला पहले कभी नहीं हुआ। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सामने आई तो केजरीवाल को देश छोड़ना होगा। और इस बीच केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा और बीजेपी अकाली विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने पिछले दिनों कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के बाद ये कार्रवाई की है। सीबीआई की छापेमारी के 2 दिन बाद कार्ति चिदम्बरम लंदन चले गए हैं। अभी कार्ति चिदम्बरम लंदन में है और ये देखना है कि उसको समन्स मिलेगा या नहीं और सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस को कैसे आगे लेगा। बीजेपी ने कार्ति चिदम्बरम को मामले पर सामने आकर सफाई देने की नसीहत दी है। अब उनके पास यदि सही जवाब है तो कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का वहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है जब बहुत कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों से फंड्स और शेयर ऐसे किए जाते हैं ताकि सत्य छिप जाए। ईडी ने कार्ति के अलावा आईएनएक्स मीडिया और इनके निवेशकों पीटर मुखर्जी और इंद्राणी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कार्ति चिदम्बरम पर आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ एफआईपीबी शर्तों की अनदेखी के मामले की जांच में हेराफेरी करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।
सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों से रिश्वत के तौर पर लिए गए 10 लाख रुपए के वाउचर जब्त किए हैं। वाउचर ASCPL यानी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे। इन कंपनी पर अप्रत्यक्ष तौर पर कार्ति का मालिकाना हक है। कार्ति चिदम्बरम के लंदन जाने पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सफाई दी है और जल्द ही उनके वापस आने की बात कही है। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत को लेकर कर्नाटक सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप लगे हैं कि आईएएस अनुराग पर कर्नाटक में 2000 करोड़ के घोटाले को दबाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत पर उनके परिवार के आरोपों से सस्पेंस और गहरा गया है। अनुराग के परिवार का आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक के फूड एंड सप्लाई विभाग में 2000 करोड़ के घोटाले का पता लगा लिया था, जिसे लेकर उन पर मामले को दबाने का दबाव बनाया जा रहा था। परिवार के मुताबिक अनुराग को अपनी जान पर खतरा नजर आ रहा था। इसका जिक्र कुछ समय पहले उन्होंने भी किया था। इन आरोपों के बाद बीजेपी और जेडीएस ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने 2000 करोड़ के घोटाले की बात को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विपक्ष मौत पर राजनीति कर रहा है। Government of Karnataka had made 2,000 crores misappropriation, bribing. This leads to his murder. There must be something beyond this death. It is not natural death. उत्तर प्रदेश सरकार को हम सब आग्रह करते हैं, ये पूरा जो मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, उसका जांच सीबीआई से हो जाए। Just because his brother has made an allegation, is it true or not? Whether he has verified? Now he has started making this allegation. Why did not you do it earlier? इस बीच अनुराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह को दम घुटना बताया गया है। विस्तृत रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लखनऊ पुलिस ने जांच के लिए एक SIT भी बना दी है। पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का कारण जो बताया, उसमें उन्होंने इसका कॉज जो है पूरी तरह से सर्टेन नहीं है, एस्फिक्सिया उन्होंने लिखा है और कॉज इसका सर्टेन वो नहीं पाया है और इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने इसमें ज़रूरत बताई। रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है और अगर आवश्यक लगेगा तो सीबीआई जांच कराने में उत्तर प्रदेश सरकार संकोच नहीं करेगी, क्योंकि कारण क्या है और अपराधी कौन है ये निश्चित रूप से हम उसको सुनिश्चित करेंगे। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि परिवार की ओर से हत्या की आशंका को लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। बहराइच के रहने वाले अनुराग तिवारी 2007 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS ऑफिसर थे। 36 साल के अनुराग तिवारी कर्नाटक के फूड एंड सप्लाई विभाग में कमिश्नर के पद पर तैनात थे। अनुराग तिवारी का शव 17 मई को लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस के पास सड़क के किनारे मिला था। अनुराग मसूरी से ट्रेनिंग करके लौटे थे और लखनऊ के गेस्ट हाउस में 2 दिन से रुके हुए थे। अनुराग तिवारी की ठोड़ी और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए थे। अंदेशा हार्ट अटैक या गाड़ी की टक्कर का है। और परिवार का दावा है कि अनुराग ने सियासी दबाव से पीछा छुड़ाने के लिए केंद्र से अपना काडर बदलने की भी मांग की थी। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई। मथुरा में सर्राफा कारोबारी की हत्या के विरोध में आज यूपी के सभी जूलर्स हड़ताल पर हैं। मथुरा में सर्राफा कारोबारियों के डबल मर्डर के विरोध में आज सभी कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी। लखनऊ में भी सर्राफा कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी। नोएडा में भी सर्राफा कारोबारी सेक्टर 18 पर एकजुट हुए और रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। और हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं उनको कि अगर सरकार नहीं चाहती तो अंजाम बहुत भुगतना पड़ेगा। सर, आज सर्राफा व्यापारियों के साथ काफी घटनाएं हो रही है। सपा सरकार में और भाजपा सरकार में, ये सरकार भी कुछ कर नहीं रही है और इनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए नहीं जा रहे। विरोध प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। बगैर, हमारे यहाँ कहावत है कि बगैर रोए बच्चे को दूध भी नहीं मिलता, चाहे इतना भूखा हो। तो जब तक हम हल्ला नहीं मचाएंगे उनके कानों में जू नहीं रहेंगी। 15 मई को मथुरा में बदमाशों ने सरेआम 2 सर्राफा कारोबारियों की हत्या कर दी थी। 17 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा पहुंचे। पुलिस ने वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान होने का दावा किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का आज भोपाल के पास नर्मदा किनारे बांद्रा भान में पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। दुबे की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए।
अनिल माधव दवे का अंतिम संस्कार उनकी वसीयत के मुताबिक हुआ। कोई कर्मकांड नहीं हुआ। भोपाल में उनके निवास से सुबह अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कंधा दिया। होशंगाबाद में नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल पर अनिल माधव दवे को उनके भाई और भतीजे ने मुखाग्नि दी। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और आरएसएस नेता भी मौजूद थे। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि नर्मदा के कार्यक्रम के अलावा गंगा का कार्यक्रम भी उन्हीं की प्रेरणा से चला है और वो हमारे गंगा के कार्यक्रम में हमेशा बैठक में भागीदारी करते थे और हम उनका सहयोग लेकर के ही अपनी आगे की योजना बनाते थे। अनिल माधव दवे का कल दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनके नाम पर कोई स्मारक, कोई पुरस्कार घोषित न किया जाए। लोग उन्हें याद रखना चाहते हैं तो पौधे लगाएं, उन्हें सींचें और नदियों का संरक्षण करें। अनिल माधव दवे 2009 से राज्यसभा सांसद थे। 5 जुलाई 2016 को उन्हें मोदी कैबिनेट में वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया था। 6 जुलाई 1956 को उज्जैन के बड़नगर में जन्मे अनिल माधव दवे पेशे से पायलट भी रह चुके थे। वो 1964 में आरएसएस से जुड़ गए थे। अनिल माधव दवे को चुनाव रणनीतिकार माना जाता था। 2003 के एमपी विधानसभा चुनाव में उमा भारती की जीत में उन्हीं की रणनीति थी। अनिल माधव दवे ने नर्मदा नदी संरक्षण पर काफी काम किया था। नदी संरक्षण को लेकर उन्होंने किताब भी लिखी थी।